वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सोच में। IBCC यानी कि इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन का एक बड़ा ऐलान है, वो ऐलान क्या वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगले तालीमी साल से पासिंग मार्क्स जो है वो 33 से बढ़ाकर 40 कर दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग अरसे से देखते आ रहे थे हसनैन के आप 33 नंबर लो और आप पास हो जाया करते थे। अब थोड़ा सा आपके लिए मजीद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देखेंगे, अब आपको 40 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने पड़ेंगे। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह साहब, उन्होंने ये बताया कि तालीमी इस्लाहात के तहत इम्तिहानात में तलबा को ग्रेस मार्क्स भी फराहम किए जाएंगे। कराची सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की ज़ेली कमेटी की मुलाकात भी हुई और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ सजेशंस जो ऑब्वियसली हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इस पर काम कर रही है। बहरहाल बहुत सारी तजावीज़ पर गौर किया गया और फाइनली डिसाइड ये हुआ कि तमाम तालीमी बोर्ड्स अब 7 इजाफी मार्क्स फराहम करेंगे और इसके अलावा ओपन चॉइस फॉर्मेट से निकल कर जो है ना हम लोग अब क्लोज चॉइस फॉर्मेट की तरफ मुंतकली का भी एक फैसला किया गया है, जिसमें तलबा को 100% ऑप्शंस फराहम किए जाएंगे। मतलब आप 100% जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हुआ करते हैं MCQs वगैरह उस पे जा सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह साहब खुद मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो 70-75 साल से एक निज़ाम चल रहा था कि 33 नंबर दो पास हो जाओ, अब वो 33 नंबर लेके पास होने वाला आपने कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। अब 40 पे इसको करने की क्या वजह थी और क्या मुहर्रिकात थे कि आपने किया? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, IBCC इम्तिहानी इस्लाहात पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन की तरफ से ये डायरेक्शन थी कि कुछ जो पुराने सिस्टम्स हैं उनको आप रिव्यू करें और उसकी जगह कुछ नई चीज़ें लाएं। और जब से स्पेशली फेडरल सेक्रेटरी हमारे मोहिउद्दीन वानी साहब आ रहे हैं, आप देखते होंगे कि स्कूलों की सूरत हाल अब क्या हो गई है। जो सरकारी स्कूल के लिए तस्वर ही नहीं था कि लैब्स इतनी अच्छी हो सकती हैं, रोबोटिक्स की क्लासें हो रही हैं, आपकी कमाल की वर्कशॉप टीचर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप यानी रोज नई चीज़ आपको मिलेगी। इस दौरान फिर IBCC को ये वानी साहब ने टास्क दिया कि आप भी कुछ ऐसी इस्लाहात लाएं जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हों, जिससे जो पेपर्स भी आपकी क्वालिटेटिव बने, असेसमेंट भी क्वालिटेटिव हो। तो उसमें हमने 3-4 चीज़ें मेजर जो जिसका आपने रेफरेंस दिया, कराची में हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या किया है हमने। एक तो हम अगले साल से ग्रेडिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं। अच्छा। ग्रेडिंग सिस्टम पहले 7 पॉइंट सिस्टम था, A1 था, A, B, C, और A1 में जो रेंज थी हमारे पास 80 से 100 के दरमियान। एक बच्चा जब 80 लेता था, एक बच्चा 100, उसमें पता नहीं चलता था कि कौन 80 वाला है कौन 100, ये दोनों बराबर थे। ये में आ जाते थे, वो सब A1 में आ जाते थे। तो उसको हमने खुद 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि A++ 95 से 100 तक, फिर A+ क्लियरली हो जाए कि ये 5% इसमें आ जाते हैं, 5% इस तरीके से। एक तो ये इस तरीके से अब ये 10 पॉइंट हो गया। दूसरा हमने इसमें जो अहम उसमें चेंज किए वो 33, पता नहीं ये मैजिकल नंबर कहाँ से आया था। सही बात है। अच्छा, जब हमने वो 33 हाँ, तो कोई पता नहीं चल रहा था। जब हायर एजुकेशन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई, यूनिवर्सिटी से हमारी मीटिंग हुई, PMDC से मीटिंग हुई, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मीटिंग हुई, तो हमने कहा कि आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन कितने नंबर पे करते हैं। वो कह रहे हैं कम से कम 50% है, और बल्कि प्रोफेशनल इदारे तो 60% पे करते हैं। तो ये 33% बच्चा पीस ऑफ पेपर लेके कहाँ जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, अब क्वालिटी को बढ़ाते हैं। आई थिंक स्कोर करना बहुत आसान था, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं। तो अभी हमने फिर उसको 40 कर दिया, और किसी काम के भी नहीं थे, तो अभी उसको भी हम 40 किया। और एक और चीज आपने जो बात की कि 100% चॉइसेस, ये क्या है, मैं आपको ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको आसान करके आपको बताता हूँ। जब हम पिछले दौर से जब क्वेश्चन पेपर निकलते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में ये होता है कि 10 सवाल देते हैं आपको, और आप 6 या 7 आप करें, 7 सवाल करें। अब आप कौन से करेंगे, मैं कौन से करूंगा। हो सकता है कि मैं आसान सवाल कर दूं, 10 में से 7 आसान कर दूं, आप मुश्किल कर दें। बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये ओपन एंडेड ऑप्शंस थे। हाँ जी, कि कोई भी साथ करें। हम कह रहे हैं इस तरह ना करें, हम कह रहे हैं कि एक मुश्किल दे दें तो उसका ऑप्शन मुश्किल का ही दे दें। अच्छा। एक आसान सवाल है तो उसका ऑप्शन आसान ही दे दें। फर्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 2 सवाल होंगे कि या ये करें या ये करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें फिर 2 ऑप्शन होंगे। अगर 7 क्वेश्चन है तो अब हम 14 देंगे। ठीक। लेकिन 1 का ऑप्शन 1 के साथ होगा, 2 का ऑप्शन 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो 3 तरह की चीजें उसमें बड़ी अहम होती हैं। एक
कि मुश्किल सवाल होते हैं, एक दरमियानी सवाल होते हैं और एक थोड़े आसान आसान सवाल होते होते हैं, हैं। yes। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग के होते हैं, कॉग्निटिव लेवल के, अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, कुछ रट्टे के होते हैं, आपके क्रिटिकल एनालिसिस कराने के क्रिटिकल लिए कुछ होते हैं। मैं आपसे एक सवाल देते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? हाँ, ये that's बहुत a आसान simple है, question। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब एक इसको थोड़ा मुश्किल करके कहें कि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कोई रियल लाइफ जो आपके सराउंडिंग में एप्लीकेशन है वो उस पर बात करें तो Exactly। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप बच्चे को कहें कि इन दोनों में से आप कोई एक करें, कौन सा बच्चा करे? पहले वाला। पहले वाला करेगा, course। तो नंबर तो दोनों के बराबर है। हाँ, that's wrong। ठीक है, अब वो चेंज कर रहे हैं हम, अब कह रहे हैं नहीं, जो मुश्किल सवाल है उनकी कैटेगरी डिफरेंट बनाएं, जो आसान है उनकी कैटेगरी डिफरेंट बनाएं। तो हम इस तरीके से जो चॉइसेस का है अब चॉइस कर रहे हैं, इसका लेकिन फायदा क्या होगा फिर? उसका फायदा ये होगा कि अब आपने भी 70 सवाल लिए, मैंने भी 70 सवाल लिए। अगर आपने आसान में से ऑप्शन लिए तो कोई भी एक आसान सवाल करेंगे आप, और मार्क्स की भी शायद उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन अलग से होगी, Distribution आसान अलग की जो है वो मार्क्स कम हो Exact- जाएंगे, exact। मुश्किल के ज्यादा। अच्छा, एक अच्छा और गुलाम अली issue- साहब, एक सवाल और एड्रेस कीजिएगा कि इस पे तो आपसे और भी राय चाहेंगे कि हमने आज भी एक स्टोरी शेयर की, चाइना में, जापान में जो बच्चे हैं उनकी तख्लीकी सलाहियतों के ऊपर काम होता है, टेक्निकलिटीज के ऊपर काम होता है, उनको बचपन में ही प्रैक्टिकलिटीज पे डाल दिया जाता है। हम अभी भी न्यूटन पे, 1+1 पे या फिर उसी पुराने निज़ाम पे चल रहे हैं, तो हम फिर दुनिया से कम्पीट कैसे करेंगे? दुनिया तो डिफरेंट एंगल पे जा रही है। लेकिन तीन चीज होती हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, तीन चीज होती हैं। एक आपका करिकुलम होता है, Exactly। और दूसरा असेसमेंट होता है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो टीचर होता है। तो हमारे पास करिकुलम तो बन रहा है अरसे से, लेकिन उस हवाले से टीचर की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सूबों के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि करिकुलम आपको प्रैक्टिकली या उस हवाले से टेक्निकली किस तरीके से करें, क्योंकि एजुकेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका एक नॉलेज है और दूसरा स्किल है। Yes। जो दूसरा स्किल है वो अभी तक हमारे करिकुलम से मिसिंग था। Unfortunately। मैंने शुरू में कहा कि कोई अगर अच्छा काम और करता है तो एक और चीज मादत के साथ आपको इंटरप्ट किया, बहुत सारे लोग इसकी जो हमारे करिकुलम की वैल्यू है उसको कर देते हैं खत्म, ये कह के कि स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। पाकिस्तान में जो करिकुलम की अपनी इंपॉर्टेंस है, थ्योरेटिकल वर्क वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बेस्ड। नॉलेज होगा फिर उसके बाद आप स्किल पे आएंगे। तो हमारे यहाँ सिर्फ स्किल की कमी है, स्किल को साथ इंट्रोड्यूस बिल्कुल कराना सही चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज को रिमूव कर दें आप। तीन चीजें हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं, एक आपका नॉलेज, वो तो बेसिक that's the करिकुलम, basic दूसरा process। आपका स्किल है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जो आप शुरू में कह रहे थे कि जापान और चाइना में वो वैल्यूज हैं। यस, कि जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है उस वक्त बच्चे को वैल्यूज सिखाएं कि आपको सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करेंगे, आप पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे। ये तीन चीजें जब तक नहीं है तो आपका एजुकेशन सिस्टम कामयाब एजुकेशन सिस्टम नहीं बन सकता। और इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन बहुत काम कर रही है, खासतौर पे वानी साहब, अगर आपको मौका मिले तो आमतौर पर हमारे पास बड़ी मायूसी की बातें फैलाई जाती हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको दावत देता हूं कि मीडिया जाए और सरकारी स्कूलों का हाल देखे कि किस तरीके से रोबोटिक्स की क्लासें हो रही हैं, AI पे काम हो रहा बहुत अच्छा है। आप लाइब्रेरी में बैठेंगे आपको मजा आएगा, इस तरह का माहौल आपको मिल जाएगा कि बच्चा बैठा तो मजा आता है उसको। अच्छा, ये जो आप टेक्निकलिटीज की तरफ जा रहे हैं, तो ये पूरा सिलेबस आप चेंज करेंगे और किस हद तक आप वहां पे इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा चुके हैं? देखें, जब भी करिकुलम बनता है ना तो उसके SLOs बनते हैं उसके साथ, हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो तो पहले करिकुलम में होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब भी हमारे पेपर बनते थे तो वो पेपर रट्टे के बनते थे। Exactly। हम बुक पढ़ाते हैं और बुक से इम्तहान लेते हैं, बच्चा भी बुक पूरी छापता है, टीचर भी पूरी बुक चेक करता है। अब खत्म कर रहे हैं, हम SLOs पे जा रहे हैं। अच्छा, SLOs पे जा रहे हैं, हम सिर्फ बच्चे से पूछेंगे कि इस SLO के हवाले से आपने क्या सीखा है। तो जो सवाल होंगे असेसमेंट के वो भी उस तरीके के सवाल होंगे बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। Yes, critical व्हाट डिड दे thinking। लर्न ऑफ दैट लॉ, न्यूटन के दूसरे लॉ से exact, सीखा exact। क्या, पता क्या चला? एक बहुत अहम चीज कि पाकिस्तान में इस वक्त 29 बोर्ड्स हैं हमारे, IBCC तमाम बोर्ड्स के साथ मिलकर काम Affiliated करता जी। है, और हर बोर्ड अपने तरीके से पेपर बना रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे मुझे भी याद है, मेरे स्कूल टाइम पे ये कहा जाता था पिंडी बोर्ड से करोगे तो उनका थोड़ा स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, फेडरल वाला मुश्किल है, फेडरल वाला थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देगा, जो डिफरेंट है। मैं आपको like बता रहा हूँ, फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, एक पेशावर बोर्ड है, एक DI खान बोर्ड है। पेशावर बोर्ड का जो A ग्रेड बच्चा लेता है और DI खान का जो A ग्रेड लेता है बच्चा, दोनों बराबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका पेपर मुश्किल बनता हो, उसका पेपर आसान बनता हो। अब क्या कर रहे हैं, फिर मैंने बताया कि हम IBCC अब तमाम बोर्ड्स के साथ मिलके असेसमेंट फ्रेमवर्क बना रहे हैं। उसका क्या फायदा होगा कि जब वो आप गाइडलाइन बन जाएंगी तो आप तमाम बोर्ड्स को दे दें कि जब भी कोई पेपर बनेगा तो इन गाइडलाइन पे बनेगा।
यानी पूरे That's पाकिस्तान very में nice. आपके पेपर्स एक तरह के बनेंगे। अच्छा, Good. जबरदस्त That's very जबरदस्त। अब इस पे जा रहे हैं। लेकिन ये आप जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, सिंध से, स्पेशली कराची से, वहाँ का क्या करेंगे आप? वहाँ पे पर्चा आने से पहले ही लीक हो जाता है, रात 12 बजे स्टूडेंट्स के पास पर्चा पहुंच जाता है, सुबह पता चलता है इन्विजिलेटर flaws साहब है बाहर ना? सोए हुए हैं और अंदर पर्चे हल हो रहे हैं। उसका भी कुछ आप कर रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, दो तीन चीजें इसमें। एक कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना, वो सूबे खुद कर रहे हैं या बोर्ड खुद कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल लेकिन उनकी एज ए responsibility है, अथॉरिटी लेकिन- आपके कंसर्न्स तो होंगे। हम डिस्कस भी करते हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं कि ऐसी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और डिफरेंट बोर्ड्स क्या कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूं कि एक फॉरेन बोर्ड का पेपर लीक हो गया, मैथमेटिक्स का पेपर। अच्छा, जी। यस, अभी उसके हमने उनको भी खत लिखा है कि क्या इसके पीछे मुहर्रिकात है। इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन फिर जाहिर है उस पर हम बैठते हैं, उसके बाद उसके सोल्यूशन निकालते हैं आपका काम थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये अच्छा, आप ग्रेस मार्क्स से मुतालिक भी आप लोगों का कोई फैसला हुआ है? आपकी जो कराची में होने वाली मीटिंग है, अब ये ग्रेस मार्क्स क्या है, इनका मकसद क्या है, स्टूडेंट्स पे इस पे इनका क्या असर पड़ेगा? असल में हुआ ये कि ग्रेस मार्क्स तो पहले भी थे, अच्छा। लेकिन उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा कुछ और नंबर दे रहा है, सिंध कोई और दे रहा है, फेडरल बोर्ड कुछ और दे रहा है, कि कोई 5 नंबर देता था, कोई 1% करके 11 नंबर देता था। अभी हमने एक यूनिफॉर्म डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स 7 नंबर देंगे मैक्सिमम। अच्छा। 7 नंबर, अगर फर्ज करें एक बच्चे ने एक पेपर में 33 लिए हैं तो 7 नंबर लेके वो 40 करके पास हो जाएगा वो। तो वो अब पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म हमने एक डिसीजन किया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, जो काम आप कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे और हमारे जो हालात हैं खासतौर पे एजुकेशन सिस्टम के, वो बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया मल्ला साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एहसन चिश्ती पाकिस्तान के मशहूर गुलकार हैं, वो हमारी आज की सुबह की सोच के मेहमान बने हैं। सुबह की सोच के मेहमान यंग गुलकार हैं। यंग गुलकार, उनको खुशामदीद भी कहेंगे। अपनी सुरीली आवाज़ और दिलकश परफॉर्मेंस की बदौलत सबका दिल जीत लेते हैं वो वैसे। और एहसन चिश्ती मौसीकी की दुनिया में एक नए सिंगर हैं, उनको खुशामदीद कह लेते हैं मेरे ख्याल में। चिश्ती साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा कैसा जा रहा है आपका इनिशियल सफर? इनिशियल सफर तो काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपकी जो आवाज हमने सुनी उसमें सुरीलापन भी है, दर्द भी है और तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स आपकी आवाज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब इनिशिएटिव लेना होता है किसी भी चीज़ में, चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता स्ट्रगल तो फिर करनी पड़ती है। तो अभी हम स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं। स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा अपनी मजीद परफॉर्मेंसेस के हवाले से आप किस किस्म का गाना गाते हैं? मैं ज़्यादातर गज़ल गाता हूँ, ठीक है, पॉप सिंगिंग करता हूँ और सूफियाना कलाम भी गा लेता हूँ। अच्छा, ये तो बड़े ही मुश्किल होता है सूफियाना कलाम गाना या कोई क्लासिकल किस्म की सिंगिंग करना, तो आपने फिर सूफी सिंगिंग, सूफी सिंगिंग। ठीक है, सूफी सिंगिंग। तो इंस्पिरेशन किससे ली आपने? इंस्पिरेशन मेरे 2-3 सिंगर जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं पाकिस्तान के, जो हैं एक मुस्तफा जाहिद। अच्छा, मुस्तफा जाहिद साहब। और जी मुस्तफा जाहिद है और एक इंडिया का सिंगर है खान साहब नाम। अच्छा, ठीक हो गया। और आप ये बताइएगा कि आपको गजलों का शौक है, तो गुलू में रंग भरे, इसके हवाले से कुछ हमें गुनगुना के बता सकते हैं आप? जरा सुने हम भी मेहदी हसन की आवाज में आप किस तरह गाते हैं। मेहदी हसन की मैं आपको एक और गजल सुनाता हूँ। जरूर जरूर जी प्लीज प्लीज। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, वो
वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। असल मुझे ये खूबसूरत। बताइएगा कि ये बहुत जो सुर हैं आपने किसी से सीखे हैं? क्योंकि आपकी आवाज भी बड़ी सुरीली है और मुझे आपके सुर भी काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, ये मेरी प्रैक्टिस काफी सालों से चलती आ रही है। अच्छा अच्छा। कुछ बाय बोर्न भी होता है, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है, कुछ कुछ सीखने से भी आता है, कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, कोई अल्लाह शक। ताला की अता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ना आप अभी कोई अपने किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जी जी, मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट ट्रैक्स वगैरह बनाता रहता हूँ। अच्छा। ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करता रहता हूँ। जो मैं जिस 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 गाने से भी मैं इंस्पायर होता हूँ आजकल के दौर के, वो मैं उसको ट्रैक बना लेता हूँ। अच्छा, अपने कोई ठीक है, कलाम तो जो मेरा आपने बनाया अभी तक ऐसा, उसका अगर कोई अंतरा आप हमें सुना सके तो डेट विल बी वेरी वेरी गुड। हमारी जो सुनने वाले हैं वो भी खुश हो जाएंगे। सर ठीक है, लेकिन मैं खुद लिखता नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं अच्छा। हूँ। मैंने अभी तक अपना कोई भी नहीं ऐसा बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस्ताद आपका कौन है? मेरे उस्ताद का नाम आसिम अली। आसिम अली ठीक हो साहब गया, आपके उस्ताद सही हैं। हो गया। अच्छा, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत सारे आई होप्स हो के हमारे यूथ में खास तौर पे होंगे लोग जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, खास तौर पे सूफी सिंगिंग की तरफ, लेकिन आप उनकी मोटिवेशन बन सकते हैं। तो इफ यू वांट टू गिव देम एनी मैसेज यू मे प्लीज। जी ठीक है, इसमें ये है कि पहले सीखें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है, आपको पता है पाकिस्तान में इस लिहाज से। तो थोड़ा सा सीखें पहले, ठीक है, फिर आप जब प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आए तो आपको उसकी पजीराई मिले, ठीक है, आपको मोटिवेशन मिले, ताकि जब आपको लोग सुने तो आपको उनसे इनके प्रे वगैरह मिले, उनसे पजीराई मिले। आप बिल्कुल थैंक ऐसा यू, ही है। थैंक यू वेरी ऐसा मच एहसन, थैंक यू वेरी मच। प्रिया, आपका ऐसा हमें ज्वाइन करने के लिए नाज़रीन एहसन से हमने आपकी मुलाकात करवाई, एंड आई होप सो कि आपको अच्छी लगे हो, अच्छा लगा होगा उनसे मिलके। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो हम लोगों को पहले उस हुनर को सीखने की जरूरत होती है, तभी हम लोग अपना लोहा मनवा सकते हैं। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।